हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। हमारी बुक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसका चैप्टर फर्स्ट करेंगे संरचनात्मक परिवर्तन। देखिए, आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए। आपके इस बुक में कई सारे चैप्टर हैं, पर हमें केवल 5 चैप्टर ही पढ़ने हैं जो कि हमारे सिलेबस में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला चैप्टर आपका 5 नंबर का आएगा, दूसरा चैप्टर आपका 5 नंबर का आएगा, चौथा चैप्टर आएगा आपका 10 नंबर का, पाँचवा 10 नंबर का आएगा और आठवां चैप्टर जो है आपका 10 नंबर का आएगा। आपको केवल यही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, सिलेबस के लिए। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। आपको कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पे मैसेज करेंगे, ठीक है, और टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। 17,000 के करीब स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, और आपको यहाँ पे सारी अपडेट आने वाले टाइम पे जो भी कराएंगे हम, जो भी कोर्स कराएंगे या नोट्स होगा, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये जो चैप्टर है ये है आपका संरचनात्मक परिवर्तन पे, यानी कि ये चैप्टर इस चीज़ पे है कि जब अंग्रेज़ों का भारत में शासन था तो अंग्रेज़ों ने ऐसे क्या कार्य किए जिसके जरिए भारत का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारी संरचना है, उसमें परिवर्तन आया। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र हो। ठीक है, इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है, तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। और आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको समझते हुए चलना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का भी प्रयास करूंगा। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले, और इसके बाद आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। यदि हमें किसी भी देश के वर्तमान को समझना है तो हमें उस क्या चाहिए, उसकी अतीत की जानकारी। यानी आप किसी भी देश के बारे में, आज के बारे में समझना चाह रहे हैं तो आपको उसका अतीत समझना पड़ेगा, यानी कि उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अतीत की जानकारी जो होती है वो हमें किसी व्यक्ति या फिर किसी समूह या फिर किसी देश को जानने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है और बहुत ही बड़ा इतिहास है। अगर मान लीजिए आपको भारत को अच्छे तरीके से समझना है तो आपको भारत की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, भारत के इतिहास को समझना पड़ेगा। ठीक है, और भारत का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास इतना बड़ा है, इसको आप पढ़ने के हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ा जाता है, क्योंकि इतिहास हमारा बहुत विस्तृत है। सबसे पहले हम आता है हमारा प्राचीन इतिहास, यानी जिसको हम बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। इसके बाद आता है आपका मध्यकालीन इतिहास, यानी जिसको हम बोलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। इसके बाद आता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर हमें भारत के प्राचीन हमें मतलब इसके अतीत की जानकारी चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगी, प्राचीन भारत से और मध्यकालीन भारत से। लेकिन यदि हमें आधुनिक भारत के बारे में जानना है, आधुनिक भारत के समय में अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, इस समय के बारे में जानना है तो हमें आधुनिक भारत पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं ध्यान से। हमें भारत के अतीत की जानकारी जो है वो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से मिलती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यदि हम आधुनिक भारत को समझने का प्रयास करें तो भारत के औपनिवेशिक अनुभव को जानना पड़ेगा। भारत में जो आधुनिक विचार की शुरुआत हुई है ना, वो हमें औपनिवेशिकता की वजह से मिली है, और उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण ही भारत ने आधुनिक विचार को जाना है। तो यहाँ पे अब 2 वर्ड आ रहे हैं बार बार, औपनिवेशिकता, उपनिवेशवाद। इसका क्या मतलब है, देखिए, अंग्रेज जो थे, अब समझ लो, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे, अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में आ गया तो आगे बिल्कुल आसान लगेगा। अंग्रेज भारत में आए, क्या करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए। ठीक है, भारत में आए व्यापार करने के लिए। जब उन्हें लगा कि भाई भारत तो एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, उनको ये लगा भारत में बहुत ज़्यादा सस्ता श्रम मिल जाएगा, यहाँ पे मजदूर सस्ते मिल जाएंगे, यहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने सोचा कि केवल व्यापार नहीं करेंगे, अब हम भारत में शासन करेंगे। ठीक है, भारत में शासन करने लगे, भारत के संसाधनों का यूज़ करने लगे, हमारे यहाँ से संसाधन ब्रिटेन भेजने लगे और लाभ कमाने लगे, हमारी जनता पे शासन करने लगे। तो ये अंग्रेजों का जो भारत पे शासन था, इसी को हम उपनिवेशवाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसी को औपनिवेशिकता के रूप में जानते हैं। अब देखिए, अंग्रेज जो थे भारत में आए केवल व्यापार करने नहीं, ध्यान रखना, उनको यहाँ से लाभ कमाना था, भारत को गुलाम बनाना था, संसाधन ले जाने थे। प्लस में इन्होंने क्या करा, यहाँ पे कुछ परिवर्तन भी करे, जिसकी वजह से हमारे समाज में परिवर्तन हो गए। ठीक है, जो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इन्होंने इनके विचारों से हम क्या हुए, प्रभावित हुए। तो भारत में जो आधुनिक विचारों की बात की जाती है तो वो अंग्रेजों के कारण ही आई है, यानी कि औपनिवेशिक समय में ही आई है। ठीक है, आगे देखिए, उपनिवेशवाद, यानी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस समय में हमारा जीवन जो था वो उनसे प्रभावित हुआ। तो क्या क्या प्रभाव हुए उनसे, जो आज भी है।
ठीक है, अंग्रेज बेशक से चले गए हैं पर ये प्रभाव आपको आज भी हमारी लाइफ में देखने को मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आपको पता होगा कि भाई अंग्रेजों के समय में संसदीय व्यवस्था लाई गई थी। आज के समय में भी हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है, ये आप अच्छे से जानते हैं, आपने पढ़ा है। इसके बाद देखिए, अंग्रेज के समय में जो नए नए कानून आए थे, वो कानून जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान में कई सारे कानून जो थे वो अंग्रेजों के वैसे ले लिए गए। ठीक है, तो कानून में परिवर्तन आए। फिर अंग्रेजों ने क्या करा, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको बदल दिया, अपना जो पश्चिमी जो एजुकेशन सिस्टम था उसको लागू कर दिया। आप देखते हो कि सड़कों पे हम जब चलते हैं तो हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं हमेशा। ठीक है, आप सड़कों पे अगर कभी पैदल जाओगे तो आपने नोटिस किया होगा कि आप हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ चलोगे। ठीक है, तो ये सिस्टम भी है, ये अंग्रेजों की ही देन है, वहीं से आया था और आज भी ये फॉलो किया जाता है। सड़कों के किनारे आप देखोगे ब्रेड ऑमलेट जैसी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता से ही आया था, जो कि आज हमारे देश में देखने को मिलता है। स्कूल में आप देखोगे कि स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म में जो टाई होती है, जो हम नेक टाई पहनते हैं, गले में जो हम टाई पहनते हैं, ये टाई हमारे यहाँ पे नहीं होता था। हमारे यहाँ पे टाई का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था, ये पश्चिमी देशों में होता था। पश्चिमी देशों से ये आया है और हमारे स्कूल की आज देखोगे, मुझे लगता है कि लगभग सभी स्कूलों में ये टाई वाला सिस्टम तो होता ही होगा। ठीक है, हर स्कूल में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो कि उपनिवेशवाद के कारण आए थे हमारे जीवन में, और हमारा जीवन इससे प्रभावित हुआ, और आज के समय में भी ये चीज़ें लागू हैं, और भी हम आगे डिटेल में एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, यदि गहराई से सोचा जाए तो हमारी जो डेली लाइफ है, हमारा जो दैनिक जीवन होता है, उसमें भी पश्चिमी सभ्यता का अंश हमें देखने को मिल जाता है। देखिए, कहने के लिए अंग्रेज चले गए हैं और हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। हम आज भी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं, आज भी हम उनके ही सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और पश्चिमी चीज़ों को अपना रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम आधुनिक बन रहे हैं। आधुनिक बनने की दौड़ में हमने अपनी खुद का जो कल्चर है उसको ख़त्म कर लिया और हम पश्चिमी सभ्यता की ओर हो रहे हैं। ये आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। हम अधिकतर पश्चिम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अक्सर इसका विरोध भी करते हैं। कुछ मामले में पश्चिमी देशों की प्रशंसा भी आपको देखने को मिलेगी, तारीफ की जाती है, तो कई मामलों में इनका विरोध भी आपको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है अभी भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, कहने के लिए आज हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ाद हैं, लेकिन सच में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे जीवन में जो उपनिवेशवाद है वो एक हिस्सा बना हुआ है। आज भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम है। एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, आपने ज़्यादातर लोगों को अंग्रेजी भाषा का विरोध करते देखा होगा। ठीक है, ये कहा जाता है ज़्यादातर देश में कि भारत एक बहुत सारी भाषाओं वाला देश है, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आपको उन सब भाषाओं से ज़्यादा महत्व अंग्रेजी को देखने को मिलेगा। अंग्रेजी को हमारे देश में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि अंग्रेजी जिसको आती है उसको आधुनिक समझा जाता है, उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है, और रोजगार के क्षेत्र में भी उसको लाभ होता है, मॉडर्न कहलाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी का विरोध भी आपने करते हुए देखा होगा कई लोगों को, लेकिन कई भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में बहुत ही अच्छा साहित्य लिखा है, बहुत अच्छा लिटरेचर उन्होंने लिख के दिया है, और उनकी किताबें बहुत चलती हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष स्थान प्राप्त है। अब देखिए, दुनिया भर में इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। पूरी दुनिया में ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में यानी अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया जाता है। केवल भारत में नहीं, दुनिया भर के लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और इसको महत्व देते हैं, इसीलिए ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। और अंग्रेजी के ज्ञान के कारण ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक विशेष स्थान मिला है, क्योंकि आपको पता है आज के समय में वैश्वीकरण का दौर है, और वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी भाषा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, देखिए, लेकिन ये नहीं भूला जा सकता कि अंग्रेजी आज भी विशेष अधिकारों की ओर इशारा करती है। जिसको आज अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है उसे रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारी परेशानी आती है। बिल्कुल सही, आप देखोगे कि किसी को बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखनी आती है, तो उसे आसानी से रोजगार मिल जाता है, लेकिन जिसको नहीं आती उसको अच्छी जगह पे रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि सारा सिस्टम अंग्रेजी में ही चलता है। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम देखें, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जो है वंचित समूहों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुआ है। वंचित समूह जो दलित हो गए, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाई अच्छी, ठीक है, जो समाज में पिछड़े रह गए या फिर जिनको मौके ज़्यादा नहीं मिले, ऐसे में अगर उनको अंग्रेजी का मौका दिया जाए तो वो भी आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यानी अंग्रेजी के ज्ञान के कारण इनके सामने भी क्या है, अवसर के द्वार जो हैं वो खुल चुके हैं। इस अध्याय में हम उपनिवेशवाद के कारण जो संरचनात्मक परिवर्तन भारत में आए हैं
इसी को पढ़ने वाले हैं। और संरचनात्मक परिवर्तन जो है वो केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि ये राजनीति क्षेत्र में भी दिखेगा, आर्थिक क्षेत्र में भी दिखेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और इस पूरे चैप्टर में हम दो टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे, एक है औद्योगिकरण और एक है नगरीकरण। यही इस पूरे चैप्टर में मेन है और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब चलिए आपको एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। मैंने कहा था ना आपको कि बेशक से अंग्रेज चले गए हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम हैं और उनकी चीज़ों को अपना रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ स्कूल के स्टूडेंट दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके आपको ये नेक टाई दिखेगी, यानी कि टाई आज के समय में हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। सोफ़ा, ये जो सोफ़ा वाला सिस्टम है ये भी अंग्रेज़ों की देन है, वहीं से ये पश्चिमी सभ्यता में आया है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या होता था, देखिए जो खाना खाते थे वो ज़मीन पे बैठ के खाते थे, ज़मीन पर। लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के खाना नहीं खाते। ये क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल होता है, चारों साइड इसके चेयर होती है, इस पे बैठ के खाना खाते हैं। प्लेट का यूज़ करते हैं और कांटे वाला ये आपको चम्मच दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छुरी दिखाई दे रही है, इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको ब्रेड दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको सॉस वगैरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको टिश्यू पेपर दिख जाएगा, यहाँ पे बटर दिख जाएगा। तो ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं इसको हम फॉलो करते हैं आज के समय में और ये चीज़ें आपको भारत में देखने को मिलेगी बहुत आसानी से। इसके बाद देखो, आप पहले क्या होता था, सुनार की दुकान होती थी, हम बोलते थे ना सुनार की दुकान पे जा रहे हैं, सोना खरीदना है, गहने खरीदने हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा का प्रचलन आने के बाद अब सुनार की दुकान आपको शायद ही कहीं ऐसा दिखाई देगा लिखा हुआ कि सुनार की दुकान, चाहे आप गाँव में चले जाओ चाहे शहरों में, हर जगह आपको क्या दिखाई देगा, ज्वेलर्स, नवीन ज्वेलर्स, सुशील ज्वेलर्स, या जो भी आपका ज्वेलर्स आपको हर जगह दिखाई देगा। ये अंग्रेजी का वर्ड है और आज इतना कॉमन हो गया कि हमें लगता ही नहीं कि ये, हमें लगता है कि सुनार का मतलब ज्वेलर्स ही होता है। ठीक है, जबकि अंग्रेजी भाषा का वर्ड है और इतना कॉमन हो गया है कि इसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा कई जगह पे काम चलता है, मान लीजिए खुदाई का काम चल रहा है, पाइपलाइन डल रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये कॉशन लिख दिया जाता है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कार्य जो है वो प्रगति पर है। लेकिन ये जो चेतावनी आपको यहाँ पे लिखी हुई है ये भी कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता से ही आई है। ठीक है, इसके बाद देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। कोई सिंगल गोत्र का लड़का है जिसकी उम्र है 24 साल की। ठीक है, हाइट है उसकी 5 फुट 10 इंच की, वो वर्किंग है यानी काम करता है और उसको सैलरी मिलती है 9 लाख पर एनम, यानी कि एनुअल सैलरी उसकी 9 लाख है। और वो ढूंढ रहा है क्या, एक ब्यूटीफुल कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल। आप समझिए, इसने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया अपनी शादी के लिए, जिसमें ये क्या ढूंढ रहा है, एक ब्यूटीफुल कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल, यानी कि इसको एक ऐसी लड़की चाहिए जिससे शादी करना चाहता है जो एजुकेटेड तो हो लेकिन कॉन्वेंट का मतलब क्या है, ये कॉन्वेंट वाला जो एजुकेशन वाला सिस्टम है ये अंग्रेजों के द्वारा आया है। ठीक है, हमारे यहाँ पे गुरुकुल व्यवस्था होती थी, अब वो नहीं है, तो ये जो अंग्रेजी सिस्टम आया इसमें कॉन्वेंट और ये पब्लिक स्कूल वाला सिस्टम आया था, तो इसको पब्लिक स्कूल से पढ़ी हुई, प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हुई, कॉन्वेंट से पढ़ी हुई लड़की चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता जो है हमारे दिमाग में हावी हो रखी है। आगे चलिए, अब यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में 4 मेन टॉपिक हैं, औद्योगिकरण पढ़ेंगे, नगरीकरण पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद पढ़ेंगे और स्वतंत्र भारत में जो विकास हुआ है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद का क्या मतलब होता है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था। देखिए, जब कोई देश किसी दूसरे देश पर शासन करने लगे तो उसे उपनिवेशवाद माना जाता है। ठीक है, यानी कि जब अंग्रेज आए भारत में व्यापार के लिए, भारत में उन्होंने शासन कर लिया, कब्जा जमा लिया और भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इन सब चीज़ों को प्रभावित करने लगे, तो हम कहीं ना कहीं उनके उपनिवेश हो गए। ठीक है, आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। आज के समय में देखिए आप क्या है कि ये मत सोचिए कि केवल भारत जैसा देश ही गुलाम रहा है, दुनिया के बहुत सारे देश गुलाम रहे हैं। ठीक है, यूरोप के जो देश थे, यूरोप के खासकर 4-5 देश जो थे, इन्होंने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया हुआ था, ज़्यादातर देशों को, जैसे ब्रिटेन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब देशों ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाया था, चाहे वो एशिया का देश हो, अफ्रीका का देश हो। क्यों? क्योंकि उनके संसाधनों का ये यूज़ करते थे, उससे प्रॉफिट कमाते थे, फ़ायदा कमाते थे। ठीक है, भारत में अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार के शासकों ने शासन किया है, लेकिन औपनिवेशिक शासन जो है वह अन्य शासकों से अलग और अधिक प्रभावशाली रहा है। इसके कारण जो परिवर्तन आए वो ज़्यादा गहरे और भेदभावपूर्ण थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो शासन किया वो लंबे समय तक शासन था और उसमें क्या था कि भेदभावपूर्ण उनकी नीति रहा करती थी। ठीक है, पूंजीवाद के आने से पहले का शासन और पूंजीवाद आने के बाद के शासन में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। मैं आपको जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देखिए समझते हैं, देखिए पूंजीवाद आने से पहले के शासक,
अपने प्रभुत्व के से लाभ उठाकर शासन चलाते थे। यानी कि जो पूंजीवाद आने से पहले जो शासक होते थे वो क्या करते थे भाई, उनका प्रभुत्व होता था, उनका वर्चस्व होता था, और अपने वर्चस्व के दम पर वो क्या करते थे, शासन करते थे। उन शासकों ने आर्थिक आधार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यानी कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि भाई तुम इस चीज़ की खेती करो या तुम इस वाले उद्योग पे ध्यान दो, ऐसा नहीं। उन्होंने क्या करा, जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था, जो परंपरागत जो आर्थिक व्यवस्था चली आ रही थी, उस पर कब्जा करा और अपनी सत्ता को बरकरार रखा। यानी उन्होंने क्या करा, जो आर्थिक व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसको अपने कब्जे में लिया, उसको चेंज नहीं किया। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, मान लीजिए पहले हथकरघा उद्योग चलता था, तो उन्होंने क्या करा, उसको अपने कब्जे में ले लिया, उससे उनको जो टैक्स मिलता था वो लेने लगे, लेकिन उन्होंने उसको बदला नहीं, उसको चेंज नहीं करा, उस व्यवस्था को ख़त्म नहीं करा। लेकिन जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेजों ने क्या करा, जो ब्रितानी उपनिवेशवाद है, ब्रितानी का मतलब यहाँ पे ब्रिटेन का जो उपनिवेशवाद है, उसने पूंजीवादी व्यवस्था पे आधारित था पूरी तरीके से। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े स्तर पे दखल अंदाजी की, जिससे ब्रितानी पूंजीवाद का विस्तार हुआ। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने कैसे हस्तक्षेप करा ये समझिए। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए ये सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि अंग्रेज आए, उन्होंने भूमि संबंधी नियमों में बदलाव कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या करा, टैक्स वगैरह लगा दिया। आगे देखिए, यह भी निर्धारित इन्होंने कर दिया कि किसान जो है वो कौन सी फसल उगाएगा, ठीक है, और कौन सी फसल नहीं उगाएगा। जैसे कि अंग्रेजों को लगता था कि भाई नील की खेती से ज़्यादा फायदा है, बेनिफिट है, तो वो क्या करते थे, किसानों पे दबाव बनाते थे कि तुम्हें नील की खेती करनी है, ठीक है। अंग्रेजों के ये पूंजीवादी व्यवस्था से पहले ये नहीं था। उस समय क्या था कि किसान को जो फसल उगानी थी वो उगा सकता था, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों के आने से उन्होंने बर्डन डालना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हें यही फसल उगानी है, क्योंकि उससे अंग्रेजों को ज़्यादा बेनिफिट होता था। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने वस्तुओं के उत्पादन की प्रणाली, जो प्रोडक्शन होता था, जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसको भी प्रभावित करा, और जो वस्तुओं का जो वितरण का जो तरीका था उसको भी बदल दिया, ठीक है। आयात निर्यात के तरीके बदले इन्होंने। इन्होंने जंगलों पे अधिकार कर लिया। क्या हुआ कि पहले जंगल जो थे वो स्वतंत्र होते थे। जो जंगलों में आदिवासी लोग रहते थे, अपने पशुओं को, अपने जानवरों को जंगलों में चरा सकते थे, कहीं भी जंगलों में आ जा सकते थे, पूरी आज़ादी थी, कोई प्रतिबंध नहीं होता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, जंगलों पे अपना अधिकार कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिए जंगल, और जंगल संबंधित बहुत सारे कानून बना दिए। इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या करा, जब इनको लगा कि भाई यहाँ पे इमारती लकड़ियाँ हैं, इमारती लकड़ी से अंग्रेजों को फ़ायदा होता था, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, जंगलों की कटाई के आदेश दे दिए कि भाई जंगल को काटो। जंगल में भेड़ बकरी को चराने पे प्रतिबंध लगा दिया। पहले बैन नहीं होता था, पहले कोई भी अपने पशुओं को चरा सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको बैन कर दिया कि आप कोई भी नहीं चराएगा। फिर क्या है, बागानों में चाय की खेती की शुरुआत कराने लगे, क्योंकि इनको लगा कि चाय की खेती से ज़्यादा लाभ है, तो उन्होंने चाय की खेती शुरू करवा दी। उपनिवेशवाद ने लोगों की आवाजाही को बढ़ाया, ठीक है। अब झारखंड से लोग असम के चाय के बागान में जाकर मजदूरी करने लगे। तो ये है। अब यहाँ पे देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि पूंजीवाद के आने से पहले का शासन और पूंजीवाद के आने के बाद के शासन में क्या अंतर था। तो यही आपको अंतर बताना है कि पूंजीवाद से आने से पहले के जो शासक थे वो अपने प्रभुत्व से लाभ कमाते थे, ठीक है। वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे आर्थिक क्रियाओं में कि नहीं तुम्हें ये फसल उगानी है, नहीं तुम्हें जंगल में नहीं जाना, ऐसे बैन नहीं लगाते थे, दखल अंदाजी नहीं करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, इन्होंने पूरे तरीके से दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी, पूरी तरीके से इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया पूरी सिस्टम को, व्यवस्था को। इन्हें लगा कि भाई नील की खेती करवानी है तो नील की खेती में लगा दिए, इन्हें लगा चाय की खेती करवानी है तो चाय की खेती में कराने लगे, इनको लगा भाई जंगलों में कटाई करनी है, जंगलों में कटाई शुरू करवा दी, वनों को काटना शुरू कर दिया। इनको लगा भाई जंगल में जाने में लोगों को रोकना है तो उन्होंने बैन कर दिया, भूमि का जो नियम थे वो बदल दिए। यानी कि उपनिवेशवाद या पूंजीवाद आप कह सकते हो, पूंजीवाद आने के बाद ये परिवर्तन हुए, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ, आता बहुत ज़्यादा है पेपर में क्वेश्चन। आगे देखो, उपनिवेशवाद वादी शासन था, इसने देश के विभिन्न पेशेवर लोग, जो प्रोफेशनल लोग होते थे, उनको सेवा के लिए चुना, जैसे कि डॉक्टर लोग हो गए या वकील हो गए, इनको चुना। उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय मजदूरों को जहाज़ों के माध्यम से अफ्रीका में, एशिया में और अमेरिका तक भेजने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो श्रम था वो सस्ता था, तो यहाँ से मजदूरों को वो भेज देते थे जहाज़ों के माध्यम से। और वहाँ पे जो जब लोग जाते थे तो क्या होता था, कई लोग तो रास्ते में मर जाते थे, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो कभी वापस अपने घर पे लौट के नहीं आए, और आज उन भारतीयों के वंशजों को भारतीय मूल का माना जाता है, ठीक है। दुनिया भर के अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग आप देखोगे तो आपको पाए जाएंगे, मिलेंगे। पूरी दुनिया में क्या है, भारतीय मूल के जो लोग हैं
वो फैले हुए हैं, बसे हुए हैं, जो कि अंग्रेजों द्वारा अन्य देशों में पहुंचाए गए थे। ठीक है, ये लोग कैसे पहुंचाए गए थे? अंग्रेजों के द्वारा। किस लिए? मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए। बेचारे वहां से वापस ही नहीं आए, फिर वहीं पे रह गए। इस तरीके से आगे देखिए, एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था चलाने के लिए उपनिवेशवाद ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन की शुरुआत की। ये परिवर्तन थे वैधानिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला के क्षेत्र में। अंग्रेजों ने क्या करा? कुछ कानून वगैरह बना दिए। ठीक है, सांस्कृतिक जो क्षेत्र था उसमें परिवर्तन करने शुरू कर दिए। वास्तुकला के क्षेत्र में भी काफ़ी चीज़ें अंग्रेजों ने बनाई। जो संसद वगैरह है वो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई हुई है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद तीव्र रूप से लाए गए परिवर्तनों की कहानी है। ठीक है, ये बिल्कुल सही लाइन है एकदम। हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद जो है वो बहुत तेज़ी से जो परिवर्तन लाए गए थे उसकी एक कहानी, क्योंकि अंग्रेज जो आए उन्होंने तेज़ी से भारत के सिस्टम को बदलना शुरू कर दिया और उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। उसी से हमारा संरचनात्मक परिवर्तन हो गया। ठीक है, कुछ परिवर्तन तो ऐसे थे जो अपने आप देखा जाए तो प्रकट हो गए थे, समझ आने लगे थे, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन थे जो पूरी सुनियोजित यानी पूरी प्लानिंग के तहत करे गए थे। प्लानिंग के तहत इन्होंने क्या करा था, इसे समझिए, क्योंकि ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखिए, अंग्रेजों ने क्या करा, पश्चिमी शिक्षा पद्धति जो उनका जो एजुकेशन सिस्टम था अंग्रेजों का, उसको भारत में लागू किया। क्यों लागू करा? उसका उद्देश्य क्या था ये समझिए। इसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाएगा जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहायता करेगा। इन्होंने ये सोचा था अंग्रेजों ने कि अगर हम भारतीयों को अंग्रेजी सिस्टम जो भी इनका शिक्षा का माध्यम था उसके तरीके से पढ़ाएंगे तो वो सीखेंगे और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति वफादार हो जाएंगे। ठीक है, और अंग्रेजों का जो उपनिवेशवाद है उसको बनाए रखने में उनकी सहायता करेंगे। लेकिन पश्चिमी शिक्षा पद्धति से राष्ट्रवादी चेतना और उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का भी जन्म हो गया। यानी कि यहाँ से कुछ राष्ट्रवादी लोग निकले जो कि अंग्रेजों का और उनके सिस्टम का विरोध करने लगे। ठीक है, और उपनिवेशवाद का विरोध करने की चेतना का भी जन्म हुआ, यानी लोग जागरूक हो गए, उपनिवेशी सिस्टम को समझने लगे और उसका विरोध भी करने लगे। ये परिवर्तन हुआ। इस प्रकार उपनिवेशवाद को समझने के लिए ये आवश्यक है कि हमें पूंजीवाद की संरचना को समझना पड़ेगा। तो देखिए, क्वेश्चन एक पूंजीवाद का आता है इस चैप्टर से, एक उपनिवेशवाद का आता है। उपनिवेशवाद आपको समझा चुका हूँ, पूंजीवाद समझिए। पूंजीवाद क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर स्वामित्व कुछ विशेष लोगों का होता है और इसमें अधिक से अधिक मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्राइवेट सिस्टम होता है, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में ही क्या होता है? पूरा स्वामित्व होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेनिफिट कमाने के चक्कर में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो जाए इस चक्कर में रहते हैं। इसी को पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है। पश्चिम में पूंजीवाद का आरंभ जो है वो पहले ही हो चुका था। पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए यूरोप के देशों ने बाकी जो दुनिया के देश थे उनकी खोज करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अफ्रीका जैसे देशों में, एशिया जैसे देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे संसाधन है, जहाँ पे संपत्ति है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा? उनकी खोज शुरू करी। यूरोपीय देशों की संपत्ति और संसाधन का दोहन, यानी कि जो गैर यूरोपीय देश हैं, ठीक है, इन्होंने ये सोचा कि पूंजीवाद को फैला देंगे पूरी दुनिया में, और जितने भी गैर यूरोपीय देश हैं, यानी जैसे अफ्रीका के देश हो गया, एशिया के देश हो गए, अमेरिका वाले देश हो गए, ठीक है, इनको क्या करेंगे? ये इनको इनकी संपत्ति को और इनके संसाधनों का खूब दोहन करेंगे। फिर क्या हुआ कि विज्ञान और तकनीक का विकास और इसके उपयोग से उद्योग और कृषि में बदलाव जो थे वो सम्मिलित हो गए, यानी कि धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा और समय के साथ साथ उद्योग और कृषि जो थी उसमें भी बदलाव होने लगा। भारत में भी पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद मजबूत हुआ, क्योंकि भारत में भी पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था अंग्रेजों ने, जिसके कारण उपनिवेशवाद जो था और ज़्यादा मजबूत हुआ, अंग्रेज और ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। और इसके प्रभाव जो है वो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पे पड़े। यही तो चैप्टर है पूरा, संरचनात्मक परिवर्तन, यानी हमारी पूरी संरचना ही अंग्रेजों ने बदल दी। अब आगे बात करेंगे नगरीकरण और औद्योगिकरण की, तो इसे समझते हैं। तो औद्योगिकरण जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए, इंडस्ट्री के बारे में आप पहले से जानते हैं कि उद्योग जो होता है इसमें मशीनों के जरिए वस्तु का उत्पादन होता है, यानी कि मशीनों के जरिए मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और इसमें यूज़ किस किस चीज़ का होता है? या तो वाष्प का यूज़ होता है या फिर बिजली का यूज़ होता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। जब तकनीकी विकास नहीं हुआ था तब ज़्यादातर जो लोग थे वो खेती करते थे, कृषि कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण का विकास हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो
अन्य रोजगार में लग गए, यानी दूसरी चीज़ों में, जैसे कि कारखानों में काम करने लगे, फैक्ट्री में काम करने लगे, ऑफिस में काम करने लगे, दुकान वगैरह में लोग काम करने लगे। यानी कि कृषि कार्य से लोग किधर जाने लगे, कारखानों की तरफ, ऑफिस की तरफ, दुकानों की तरफ। ठीक है, यानी कि परिवर्तन हुआ संरचना में। आगे देखिए, औद्योगिक परिवेश में कृषि संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि लोग कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कामों में लगने लगे थे। ठीक है, अगर हम बात करें पश्चिमी देशों की, तो वहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग जो है वो कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर रोजगार और व्यवसाय के जो मौके होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ये जो उद्योग वगैरह होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, नगर में होते हैं, कस्बों में होते हैं। जहाँ पे उद्योग ज़्यादा होंगे तो लोग उधर ही जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे रोजगार मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, इसीलिए जहाँ पे औद्योगिक नगर होंगे तो नगरों में उद्योग लगाए जाएंगे, यानी औद्योगिकरण होगा तो लोग उधर की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को हम जोड़कर देख सकते हैं, नगरीकरण को और औद्योगिकरण को। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने एक दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसे समझिए। ब्रिटेन जो है वो औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था। ठीक है, जो कि सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बन गया था। यानी ब्रिटेन एक टाइम पे ग्रामीण हुआ करता था, लेकिन जब उद्योग आए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई गई, तो धीरे धीरे वो क्या होने लगा, ग्रामीण से नगरीय हो गया। ठीक है, और दुनिया का पहला नगरीय देश बना था। ब्रिटिश औद्योगिकरण के भारत को नुकसान, जो ब्रिटिश औद्योगिकरण हुआ उससे भारत को क्या हानि हुई, ये आपको समझना है। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण हुआ, जिसको हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जो भारत के पुराने उद्योग थे वो अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिए। भारत में क्या था, जब ये उद्योग नहीं आए थे तो पुराने उद्योग चलते थे, उसमें छोटे छोटे उद्योग होते थे। ठीक है, हथकरघा उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने पूरा सिस्टम बदला, और उसकी वजह से जो हमारे पुराने उद्योग थे वो ख़त्म हो गए, और अंग्रेजों के उद्योग जो लगाए गए थे वो चलने लगे। तो भारत के परंपरागत नगरीय केंद्र भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। यानी कि अंग्रेजों के औद्योगिकरण से क्या नुकसान हुआ भारत को। सबसे पहला नुकसान आप ये बताना कि भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया, यानी कि जो हमारे पुराने उद्योग थे, परंपरागत उद्योग थे, वो खत्म होने लगे। और जो हमारे परंपरागत नगर थे, जो प्राचीन नगर थे, जिनकी वैल्यू होती थी, वो भी धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। भारत में परंपरागत तरीके से होने वाला जो रेशम या जो कपास का उत्पादन होता था, उसका निर्यात जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और भारत के जो प्राचीन नगर थे, जैसे सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, यहाँ से क्या होता था, व्यापार हुआ करता था कभी, अब धीरे धीरे ये कमज़ोर होने लगे थे। और आधुनिक नगर जो कि अंग्रेजों ने बसाए थे, जैसे कि बम्बई, मद्रास, जो कि उपनिवेशवादी शासन में प्रचलित हुए थे, यानी अंग्रेजों के समय में ये ज़्यादा उभरने शुरू हुए थे। ठीक है, ये मजबूत होने लगे, यानी कि अंग्रेजों ने इनको कहीं ना कहीं मजबूत कर दिया, और जो हमारे पुराने उद्योग थे उनको धीरे धीरे, उद्योगों को नष्ट कर दिया, हमारे जो प्राचीन नगर थे उनको धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। ठीक है, ये नुकसान हुए भारत को। 19वीं सदी के अंत से भारत के जिन आधुनिक शहरों में यांत्रिक उद्योग, यानी यांत्रिक यानी कि जो ऐसी उद्योग जहाँ पे बहुत भारी भारी मशीनें होती है, यानी यांत्रिक उद्योग लगाए गए, वहाँ लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता था। ठीक है, तो रोजगार की तलाश में लोग ज़्यादा चले जाते थे वहाँ पे। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण ज़्यादातर लोग नगरों में बस गए। लेकिन लेकिन भारत में इसका अपोजिट हुआ। यहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिकरण की शुरुआती समय में अधिकतर लोग जो थे वो खेती के काम की तरफ जाना पड़ा। क्यों? आपको पता होगा कि इन्होंने क्या करा था, अंग्रेजों ने खेती में भी फोकस करा था। इन्होंने चाय वगैरह की खेती शुरू करवा दी थी, नील वगैरह की खेती करवाने लगे थे, तो ज़्यादातर लोगों से जबरन ये कराया जाता था। और दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भारत का सिस्टम थोड़ा सा वहाँ ब्रिटेन से अलग था। ठीक है, तो यहाँ समझिए, आगे देखिए, अक्सर पश्चिमी देशों में हुए औद्योगिकरण और उसके परिणाम स्वरूप उभरे मध्य वर्ग की तुलना में भारत में जो औद्योगिकरण हुआ था उसके अनुभव के साथ करी जाती है। यानी कि जो पश्चिम के जो औद्योगिकरण थे उसका मध्य वर्ग जो था उसकी तुलना भारत के औद्योगिक अनुभव से की जाती है। ये तर्क दिया जाता है कि औद्योगिकरण का मतलब केवल मशीनों पर आधारित उत्पाद ही नहीं, बल्कि ये नए सामाजिक समूह और नए सामाजिक संबंधों का भी उद्भव की कहानी है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए क्या होता है, मेनली औद्योगिकरण का मतलब हम यही समझते हैं कि औद्योगिकरण मतलब हमारे दिमाग में ये आएगा कि उद्योग लगाए गए हैं, उद्योग से नया उत्पादन हो रहा है। ठीक है, बस यही हम देखते हैं, फैक्ट्री, कारखाने, यही हमारे दिमाग में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि एक नया वर्ग भी आता है, यानी कि एक नया सामाजिक समूह भी बनता है और उनके बीच में आपसी संबंध भी बनते हैं। ठीक है, यानी कि जब उद्योग लगाए जाएंगे कहीं पे तो अलग अलग जगह से लोग आएंगे,
वहाँ पे रहने के लिए आसपास बसेंगे ताकि वो उद्योग में आसानी से काम कर पाए। तो जब उन लोगों के बीच में आपसी संबंध भी बनेंगे, वो दोस्त भी बनेंगे, उनके बीच में आपसी बातचीत भी होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक नया सामाजिक संबंध भी बनेगा और एक नया सामाजिक समूह भी बनेगा। ये भी आप याद रखना, उद्योग का मतलब केवल फैक्ट्री लगा देना, कारखाना लगा देना, मजदूर लगा देना, काम करना, ये नहीं होता, बल्कि एक सामाजिक संबंध भी बनता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका जो थी वो महत्वपूर्ण थी। समुद्र तटीय नगर, जैसे कि जो समुद्र के तट पे नगर थे, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, मद्रास हो गया, ये महत्वपूर्ण माने जाते थे। क्यों? क्योंकि देखिए, जो समुद्र के किनारे वाले जो नगर होते हैं, यहाँ से क्या है, मान लीजिए यहाँ पे समुद्र है, तो यहाँ से चीज़ों को लाना ले जाना आसान हो जाता है पानी के जहाज़ों के ज़रिए, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए, क्योंकि इन जगह से उपभोग की जो आवश्यक वस्तु होती है उसका निर्यात यानी उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से। और बाहर से मान लो अगर हमें कोई चीज़ मंगानी है, कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो वो भी हम आसानी से मंगा सकते हैं। इसलिए जो समुद्र तट के किनारे वाले जो नगर थे उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई। औपनिवेशिक भारत में मुंबई को इस प्रकार सुनियोजित यानी पूरे प्लानिंग के तहत विकसित किया गया था कि आप ये मान लीजिए कि 1900 तक सन 1900 तक भारत की 1/3 यानी 1/3 जो कपास थी, कच्चे कपास थी, वो जहाज से भेज दिया गया। अब सोचो कि मुंबई को उन्होंने इस तरीके से बसाया, ठीक है, इस तरीके से मुंबई को बसाया कि यहाँ से क्या करेंगे, ये आसानी से इन्होंने भारत की 1/3 जो कपास थी उसको भेज दिया, ठीक है। आगे देखिए कहाँ से क्या आता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कोलकाता, अब देखिए ये कलकत्ता इसका नाम होता है। अंग्रेज जो थे वो कलकत्ता सही से बोल नहीं पाते थे, कंफर्टेबल नहीं होते थे, उनका प्रोनाउंसिएशन जो अच्छा नहीं था, तो वो खोल खाता इस तरीके से बोलते थे, तो उसी से ये कोलकाता इसका नाम पड़ गया है। वैसे कलकत्ता इसका नाम है, ठीक है। तो जो कलकत्ता है, यहाँ से जूट का निर्यात होता था, इंपॉर्टेंट है याद रखना, जूट का निर्यात कलकत्ता से। चेन्नई से जो होता था कहवा का, चीनी का, नील का होता था। कपास जो था वो ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, ठीक है। औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में पुराने शहरों का अस्तित्व कमजोर होता गया, उसकी जगह पे नए जो औपनिवेशिक शहर थे वो मजबूत होने लगे, उनका विकास होने लगा। कोलकाता उन दिनों में पहला ऐसा नगर था, ठीक है, क्योंकि यहाँ ही से शुरुआत हुई थी, ये पश्चिम बंगाल वगैरह में ही आए थे अंग्रेज, और फिर धीरे धीरे बाकी जगह जाने लगे थे, तो ये विकसित होने लगा था। सन 1690 में एक अंग्रेज व्यापारी था जिसका नाम था जॉब चॉर्नोक, ठीक है। ये हुगली नदी के तट से लगे हुए 3 गांव जो थे, कोलकाता, गोविंदपुर और सूतानूती, इसको इसने पट्टे पे ले लिया यानी किराए पे ले लिया एक तरह से मान लो। इसका उद्देश्य क्या था, ये यहाँ पे व्यापार के अड्डे बनाना चाह रहा था, वो सोचा था कि यहाँ पे व्यापार के अड्डे बना दे। हुगली नदी के किनारे 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी, 1698 में हुई थी। और क्यों हुई थी ये भी याद रखना, रक्षा और सैन्य बल को गठित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। फोर्ट और इसके आसपास का जो खुला क्षेत्र होता था जिसको मैदान कहा जाता था उस समय में, यहाँ पे क्या होता था, जो सैनिक होते थे इनके सैन्य बल यहाँ पे डेरा डाल लेते थे, छावनी बना दी जाती थी। कोलकाता जो नगर था वो इसका केंद्र बना हुआ था, और इस केंद्र से ही धीरे धीरे बाकी नगरों का प्रसार हुआ। यानी कि सबसे पहले शुरुआत कोलकाता से हुई और धीरे धीरे अन्य जगह पे ये नगरीय व्यवस्था जो थी वो फैलने लगी थी। चाय की बागवानी, औपनिवेशिक सरकार जो थी वो गलत तरीके से मजदूरों को भर्ती करती थी और उन पे जबरन बल का प्रयोग करती थी, उनसे जबरन काम लेती थी। ब्रिटिश व्यवसायी जो थे वो सरकारी बल का प्रयोग करके बागानों में मजदूरों से सस्ते में काम कराते थे, ठीक है। जो मजदूरों का खूब शोषण किया जाता था, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता था, उनको पैसे कम दिए जाते थे। औपनिवेशिक प्रशासक जो थे वो ये मानकर चलते थे कि जो बागान वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों पे कड़े से कड़ा बल प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो बागान के जो मालिक होते थे, अंग्रेज जो अधिकारी थे, वो चाहते थे इनको बेनिफिट पहुंचाए, तो बेनिफिट पहुंचाने के लिए क्या करते थे, मजदूरों का खूब शोषण करते थे। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण की। देखिए भारत में जो औद्योगिकरण था और नगरीकरण था, इसमें जो अंग्रेजों का शासन था यानी जो औपनिवेशिक शासन था, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। औद्योगिकरण को स्वतंत्र भारत की सरकार ने सक्रिय तौर पे बढ़ावा कैसे दिया, ठीक है, इसको भी हम समझने वाले हैं। देखिए क्या था कि जैसे ही भारत आज़ाद हो जाता है तो भारत ने भी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि इससे क्या था, उद्योग स्थापित होंगे तो भाई उत्पादन होगा, उसको चीज़ों को हम निर्यात कर सकेंगे जिससे हमें लाभ मिलेगा। तो भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, जो भी राष्ट्रवादी लोग थे, ठीक है, राष्ट्रवादियों के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान जो हुआ था यानी जो आर्थिक शोषण हुआ था, ये हमेशा से केंद्रीय मुद्दा रहा है।
और जो राष्ट्रवादी लोग थे वो हमेशा से अंग्रेज़ों का विरोध करते थे। और क्या आपको पता ही है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था, औपनिवेशिक व्यवस्था थी, तो मज़दूरों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। चाय के बागान में जो काम करने वाले थे वो मज़दूर हो जाएं, या फिर जो कारखानों में काम करने वाले थे वो मज़दूर हो जाएं, सभी के साथ खूब शोषण किया जाता था। इसी शोषण का विरोध कौन करते थे? जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे। उपनिवेशवाद से पहले के भारत की जो तस्वीर हमें कथा साहित्य में दिखती है, ठीक है, उसमें समृद्धि थी, संपन्नता थी। यानी अंग्रेजों के आने से पहले की जो तस्वीर हमें दिखेगी उसमें आप देखोगे कि भारत एक समृद्ध देश हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने क्या करा, भारत से ज़्यादा उन्होंने संसाधन ले गए, यहाँ से यूज़ कर लिया। तो ऐसे में भारत में उनके जाने के बाद गरीबी दिखाई देती है। स्वदेशी आंदोलन जो भारत में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो स्वदेशी आंदोलन ने भारत को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को जरूर मजबूत किया, उससे हमें फ़ायदा भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने शोषण बहुत ज़्यादा भारत का कर लिया था, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर आगे देखिए, आधुनिक विचारों के द्वारा लोगों ने अनुभव किया कि गरीबी को दूर किया जा सकता है। जो देश में गरीबी है, जो महामारी, जो समस्या है, ठीक है, जो भी मतलब आर्थिक समस्या है, इन सारी चीज़ों को दूर किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अनुमान लगाया, अंदाजा लगाया कि तीव्र और वृहद औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रवादियों ने ऐसा अंदाजा लगा लिया था कि अगर हम तेजी से औद्योगिकरण की प्रक्रिया को अपनाएं तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको हम सुधार पाएंगे, जिनसे विकास और सामाजिक न्याय भी हो पाएगा। भारी मशीनीकृत उद्योगों का धीरे धीरे विकास होने लगा। इन्हें बनाने वाले उद्योग, पब्लिक सेक्टर के विस्तार और जो कोऑपरेटिव सेक्टर होते थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाने लगी थी। नेहरू जी जो थे वो ये सोचते थे, ऐसी सोच रखते थे कि आधुनिक और समृद्धिशील भारत की नींव जो है वो लौह इस्पात उत्पादक उद्योग जो है, या फिर जो बड़े बांध हैं, ठीक है, जो बिजली शक्ति केंद्र हैं, इन पर रखी जानी चाहिए। यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लौह इस्पात उत्पादक उद्योग लगाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े बांध बनाए जाएँ, बिजली बनाई जाए, तो इससे भारत का विकास हो जाएगा, ऐसा नेहरू जी सोचते थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। हाल ही में वैश्वीकरण के दौर में शहरों का प्रसार जो है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है, क्योंकि लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, गाँव की लाइफ को छोड़ रहे हैं। क्योंकि शहरों में उनको क्या मिलता है, उनको वहाँ पे सुविधाएं मिल जाती है, एजुकेशन मिल जाएगी, हेल्थ सर्विस मिल जाएगी और रोज़गार मिल जाएगा, इसलिए लोग नगरों की तरफ, शहरों की तरफ ज़्यादा भागते हैं। भारत में 21वीं शताब्दी में नगरीकरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारत सरकार की एक योजना है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आप इसे मान लीजिए, स्मार्ट सिटी वाला, जिसके तहत इन्होंने कई सारी स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट रखा हुआ है। और इस गति को तीव्र करने के लिए सरकार भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज़ादी के बाद के 2 दशक में भारत में नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी वो भी आपको देखने को दिख जाएगी कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। मैं आपको ना एक ग्राफ दिखाऊंगा आगे, ठीक है, उसमें आपको पता लगेगा कि नगरीकरण जो भारत में है वो कितनी तेज़ी से बढ़ा। नगरीकरण अनेक प्रकारों से हो रहा है। जो समाजशास्त्री हैं MS राव, इन्होंने क्या लिखा है, ये महत्वपूर्ण है, इसे समझिए। ये कहते हैं कि भारत के कई गांव भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और नगरीय प्रभाव में आ रहे हैं, यानी गांवों के लोग भी नगरों से प्रभावित हो रहे हैं। नगरीय प्रकृति का प्रभाव जो है वो गांव या शहर या नगर से कैसा संबंध है इस पे निर्भर करता है। यानी कि देखो, इन्होंने कहा कि गांव जो होते हैं उनका नगरों से कैसा संबंध है, ठीक है, उससे निर्भर करता है कि कैसे वो जाएंगे। तो इन्होंने इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। अब 3 कैटेगरी को आप पढ़ोगे ना ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, समझिए। पहली कैटेगरी ये है, ये कहते हैं कि सबसे पहले ऐसे गांव आते हैं जहां से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार के लिए चले जाते हैं। मान लीजिए कोई गांव है, वहां से बहुत सारे लोग जा रहे हैं किसी शहर में रोजगार के लिए। मतलब लोग जब उनका जो घर का जो कमाने वाला व्यक्ति है, अर्निंग पर्सन, वो चला जाता है शहरों में, वहीं पे रहता है, वहां से पैसे कमाता है, ठीक है। परिवार उनका गाँव में ही रह रहा है। याद रखिए कंडीशन क्या है कि एक व्यक्ति परिवार से चला गया है शहर में, वो वहाँ पे जाके रहेगा, पैसा कमाएगा, और पैसा कमा के कहाँ पे भेजेगा, गाँव में भेजेगा, ठीक है। परिवार के सदस्य गाँव में है, इसलिए वो अपने सदस्य को पैसा भेजेगा। तो ऐसे जो गांव होंगे ये प्रभावित हो जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा कौन सी कैटेगरी इन्होंने करी है, ये देखो, ऐसे गांव जो औद्योगिक शहरों के निकट है। कुछ ऐसे गांव होते हैं जो उद्योगों, जो शहर होते हैं उसके आसपास होते हैं। एग्जाम्पल के लिए भिलाई एक ऐसा औद्योगिक शहर, आप इसको उभरते हुए रूप में देख सकते हो, जिसके आसपास के कुछ गांव की पूरी ज़मीन उसका शहर का हिस्सा बन जाती है। यानी कि एग्जाम्पल दे रखा है कि एक ऐसा गांव जो कि औद्योगिक शहर के पास बसा हुआ है, तो उसके आसपास की जो ज़मीन होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, शहर में ही कन्वर्ट होने लग जाती है, ठीक है।
उसका ही हिस्सा बन जाती है। ऐसे शहरों में प्रवासी कामगार आते हैं, क्यों? क्योंकि बाहर से लोग रहने आते हैं प्रवासी, ठीक है, वो कामगार आते हैं, फिर जिससे गांव में मकानों की मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, बाजार भी वहाँ का विस्तृत हो जाता है, स्थानीय निवासी और प्रवासियों के बीच में संबंधों को संतुलित करना की एक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरी कैटेगरी ये हो जाती है। तीसरी कैटेगरी क्या बताइए? महानगरों का उद्भव और विकास तीसरे प्रकार की शहरी प्रभाव है, यानी जिसमें निकटवर्ती गांव प्रभावित होता है, यानी पास के जो गांव होते हैं वो प्रभावित होते हैं। नगरों के विस्तार से कुछ सीमावर्ती गांव पूरी तरह से नगर के प्रसार में विलीन हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई नगर है, ये नगर है, इसके आसपास के गांव हैं कुछ, जैसे जैसे नगर बढ़ता है, नगरीय सभ्यता बढ़ती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो गाँव भी उसके प्रभाव में आने लग जाते हैं और पूरी तरीके से उसमें विलीन हो जाते हैं। जबकि वहाँ के क्षेत्र जहाँ लोग नहीं रहते, वो क्या होता है, वो नगरीय विकास के लिए प्रयोग में किया जाने लग जाता है। तो 3 प्रकार के परिवर्तन बताएं, किसने बताएं? एक बार आप देखिए, समाजशास्त्री हैं MS राव, इन्होंने कहा है कि भारत के कई गांव हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, नगरीय प्रभाव बढ़ रहा है। कैसे? यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि 3 कैटेगरी में बांट के उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने पढ़ा था कि शुरुआती 2 दशकों में आप देखोगे तो भारत में नगरीकरण बढ़ा था और उसके बाद फिर बढ़ता ही गया लगातार। तो अब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। देखिए 1951 से 61 देखो, 71 देखो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नगरीय जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी नगर बढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे लोग ज़्यादा ज़्यादा आकर्षित हो रहे होंगे, ठीक है, वो जा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको ग्राफ पूरा का पूरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही आप नगरीय आबादी को में, नगर की जो आबादी है उसमें जो वृद्धि हो रही है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी आपको ग्राफ क्या है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि नगरों की जो जनसंख्या है वो भी हर दशक में तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये था। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और इस चैप्टर को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। जो मैंने आपको पढ़ाया ना, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। NCERT में से मैं आपको बता दूँ, NCERT में से 70% तो ऐसा होता है जो कभी एग्जाम में आता ही नहीं है, 30% में से ही आता है। लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और इस वीडियो लेक्चर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, eklavyastudypoint.com, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाके आप हमारी वेबसाइट पे जाके चैप्टर वाइज नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।